हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रियल नंबर को स्टार्ट किया था और रियल नंबर को स्टार्ट करके उस क्लास में हमने बेसिक बातों के ऊपर चर्चा की थी, जो बातें आपने पिछली क्लासों में पढ़ी होगी। तो मुझे पूरी आशा है कि पिछला वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के अंदर न्यू सिलेबस, नए सिलेबस एनसीईआरटी 2020-21 के अनुसार एग्जाम्पल्स को, और उसके बाद में इसकी प्रश्नावली को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके द्वारा हमारे न्यू अपडेट्स आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें और साथ के साथ में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए कि पहली क्लास का बेसिक लेने का मेरा मतलब यही था कि यहाँ पर अलग अलग नाम आएंगे, जैसे पूर्णांक, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो अगर आपने पहली क्लास अच्छी तरीके से ली है तो इन सभी शब्दों का मतलब आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, और अच्छी तरीके से मालूम होगा तभी आगे की ये क्लासें हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा बारीक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कोई भी संख्या है, आपको पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। कल ही हमने देखा है कि वह संख्या जिसके अंदर 2 का भाग चला जाए। कोई सी भी आप संख्या लेकर देख लो, उसको 2 से आप डिवाइड करो, अगर वो 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर क्या होगी, वो एक सम संख्या होगी। जैसे 2, 4, इसी प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। बाकी दूसरी बात आती है एक विषम संख्या की। तो विषम संख्या कौन सी रहेगी, जो 2 से पूरी डिवाइड ना हो पाए, जैसे 1, 3, 5 और इसी प्रकार की संख्याएं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये तो मैंने कल ही पढ़ा दिया। अब बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसको यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कोई भी विषम संख्या ले लीजिए। अगर किसी भी विषम संख्या को आप सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1, 3, ये 5 तीनों ही संख्या में ले लेता हूं एक बार, तो इन संख्याओं को कोई सी भी सम संख्या से अगर आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा, जो परिणाम आएगा, वो एक सम संख्या हो जाएगा। जैसे अगर इसको मैं 2 सम संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका जो आंसर होगा 2, ये भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। इसी प्रकार से जैसे 4 भी एक सम संख्या है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आएगा 12, और ये 12 बन गया सम संख्या, जबकि 3 हमारा क्या था, विषम संख्या। तो कॉन्सेप्ट और एक छोटी सी बात जिसको हम कह सकते हैं तो वो ये है कि किसी भी विषम संख्या को, किसी भी विषम पूर्णांक संख्या को अगर हम सम पूर्णांक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाती है, खुद ब खुद एक सम संख्या बन जाती है। तो ये बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आई। अब एक नई बात और सीख लीजिए, छोटी छोटी बातें हम सीखते हुए चलेंगे कि किसी भी सम संख्या के अंदर 1 जोड़ दो या किसी भी विषम संख्या के अंदर 1 जोड़ दो। जैसे मैंने सम संख्या 2 के अंदर 1 जोड़ा तो मेरे पास 3 प्राप्त हुआ, तो ये क्या प्राप्त हो गई, विषम संख्या। मतलब सम संख्या के अंदर 1 ऐड करोगे तो विषम संख्या आएगी, और विषम संख्या जैसे 3 है, इस 3 में ऐड कर दिए तो 4। ये बात क्लियर है कि सम संख्या के अंदर 1 ऐड किया जाएगा तो वो क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। और अगर विषम संख्या के अंदर 1 ऐड किया जाएगा तो वहां पर वो क्या प्राप्त होगी, एक इवन नंबर सम संख्या हमारे पास में प्राप्त होगी। ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज मत लगा देना आप कि कहीं विषम संख्या को सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या आएगी, सम संख्या आएगी। कहीं आप उल्टा करके ये देख लो कि सम को विषम से कर देंगे तो वो विषम नहीं बनेगी। जब दोनों मल्टीप्लाई हो रखी संख्याओं के अंदर एक भी सम संख्या है ना, तो वो क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी परिणाम के अंदर सम संख्या बन जाएगी। तो यहाँ तक ये जो छोटी सी बात है ये अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर काम में आएगी। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे
कि हमें एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक ज्ञात करना है जो क्या होता है 2q के रूप में होता है, और विषम पूर्णांक भी ज्ञात करना है जो 2q प्लस 1 के रूप में होता है। देखिए कल ही हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको भी। ये a बराबर bq प्लस r के रूप की होती है कि नहीं, जो हमने कल पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कुछ इस प्रकार से है, जहां पर जिस r की वैल्यू क्या होती है, इस r की वैल्यू जो होती है ये या तो 0 के बराबर रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी, और छोटी किससे रहेगी, इस b से, जो है भाजक, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उससे हमेशा ही ये r की वैल्यू जो रिमाइंडर है ये हमेशा ही क्या रहेगा, इस b भाजक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन से हमें ये चीज पता चलती है। पहले तो देखो कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो हम मान लेंगे कि कोई a एक धनात्मक समपूर्णांक है, कि माना a कोई धनात्मक समपूर्णांक है। अब देखो कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r को मैं देखूं तो यहाँ पर एक चीज तो देखो 2q और एक मेरे पास में दे रखा है 2q प्लस 1। तो इन चीजों को देखने से मुझे एक चीज पता चलती है कि जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है bq प्लस r, मतलब जो इस q के साथ में रहेगा, एक छोटी सी चीज याद रखो, सिंपली याद रखो कि जो q के साथ में आएगी वो वैल्यू किसकी रहेगी, वो bq रहेगी, और ये q है हमारा भागफल, इसके साथ मल्टीप्लाई में जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा किसकी रहेगी, भाजक की रहेगी, इस b की रहेगी। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि जो b की वैल्यू है वो क्या है, b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। तो हमने a तो मान लिया कोई धनात्मक समपूर्णांक, और इस क्वेश्चन से हमारे पास में b की वैल्यू कितनी है, 2। अब इन दोनों संख्याओं के ऊपर हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो यहाँ से एक धनात्मक समपूर्णांक हम क्या मान सकते हैं इस प्रमेय से, a बराबर b की वैल्यू कितनी है, 2, और q मेरा भागफल है, इसकी कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, प्लस r। अब यहाँ पर देखो कि इस फॉर्मूले से तो हमें पता चलता है कि r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी रहेगी। अब यहाँ पर देखो r की वैल्यू क्या हो सकती है, इस r की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी तो रहती है, लेकिन इस b से, और b क्या है यहाँ पर 2, मतलब 2 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो ये जो छोटी है r की वैल्यू किससे रहेगी, b, जिसकी वैल्यू हमारे पास में दे रखा है 2। तो r की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, एक तो 0 के बराबर हो सकता है, और 0 से बड़ा 1 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं 2 नहीं ले सकता क्योंकि 2 से तो छोटी होनी चाहिए, 2 के इक्वल में नहीं है, ये 2 से लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ये केवल लेस देन है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन न होने के कारण मैं 0 ले सकता हूँ और a ले सकता हूँ। तो ये दोनों वैल्यूज किसकी है, r की है। तो r की वैल्यू अगर मैं 0 लूं, देखो b की वैल्यू तो 2 है और r की वैल्यू कितनी ले 0। तो इस सूत्र को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, a बराबर 2q प्लस 0, या फिर a बराबर 2q, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि इस r की वैल्यू यदि मैं 1 ले लेता हूँ, b की वैल्यू तो मेरे पास में यहाँ पर प्रारंभ से ही 2 है, और इस r की वैल्यू अब की बार में 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ से 1 की वैल्यू, एक धनात्मक पूर्णांक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q प्लस 1 के रूप में आ जाएगी। अब हमें ये दोनों मान तो प्राप्त हो गए, लेकिन यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो धनात्मक समपूर्णांक है ये 2q का रूप का होना चाहिए। सम पूर्णांक की बात होती है, और विषम पूर्णांक है वो कितना होना चाहिए, 2q प्लस 1 का रूप में। तो ये दोनों मान मेरे पास में प्राप्त हुए हैं, तो हम इसको 2 अलग अलग प्रकारों से पता लगा सकते हैं। पहला प्रकार तो इस प्रकार से है कि अगर संख्या 2 से विभाजित होती है, पूरी बार विभाजित हो जाती है, तो वो कौन सी रहेगी, सम संख्या। तो 2q बटा 2 करूंगा तो मैं पूरी बार विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो अंश है ये मल्टीप्लाई 2 के रूप में है, तो वो कट सकता है। तो ये 2 से पूरी बार विभाजित हो गया, तो ये तो क्या रह जाएगा, सम। और अगर दूसरे तरीके से हम देखना चाहे तो हमने अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें हमने ये चीज देखी थी
कि अगर कोई भी संख्या सम संख्या से मल्टीप्लाई हो जाती है, चाहे सम संख्या ही सम से मल्टीप्लाई हो, अरे 4 भी सम है और 2 भी सम है, दोनों मल्टीप्लाई होकर सम बना लेगी, और 3 भी सम है लेकिन 2 सम है, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगी, सम संख्या बना लेगी। तो मल्टीप्लाई होने वाली संख्या के अंदर अगर एक भी संख्या सम संख्या होगी तो वो पूरी की पूरी परिणाम स्वरूप एक सम संख्या के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो ये 2 क्यों, तो मेरे पास में सम संख्या आ गई, अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूंगा तो सम में ऐड करेंगे तो विषम प्राप्त होगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ठीक पिछले ही एग्जाम्पल की तरह ये भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर कुछ है कि वो देखते हैं कि दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का हो सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ठीक ये क्वेश्चन भी हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही रिलेटेड है। आपको देखना सिर्फ इतना है कि इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, कौन कौन सी वैल्यूज हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर यहाँ से मिल पाती है, और फिर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है उसका सीधा सा जवाब हमें देना है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है वो देखिए कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब हमें एक धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाना है कि वो इस प्रकार के रूप का होता है। तो सबसे पहली बात है कि माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है हमारे पास, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसे ए को हम किस रूप के अंदर लिख सकते हैं, a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस R की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास में 0 के बराबर या 0 से बड़ी, लेकिन छोटी होती है हमेशा इस B से। अब इस क्वेश्चन से हमारे पास में किसकी वैल्यू पता चलती है, क्या B की वैल्यू पता चलती है क्या? अरे देखिए कि ये 4q + 1 के रूप में है, अगर मैं इसके आगे a लिख देता हूं तो क्या ये एक प्रकार से इस फॉर्मूले की तरह नजर आता है क्या कि a बराबर BQ + R। तो यहाँ पर इस Q के साथ में जो वैल्यू है, हमेशा आप यही देखिए कि इस Q के साथ में जो वैल्यू है तो वो किसकी रहती है, B की रहती है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या पता चला कि इस B की वैल्यू क्या है, B बराबर हमारे पास में 4 है। अब हम इस धनात्मक पूर्णांक a और जो B की वैल्यू 4 है, इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं b बराबर 4 रखता हूं तो a बराबर इस b की जगह 4 लगा दूं, 4 रख दिया जाए तो ये देखो 4q + R के रूप में हो जाता है, जहां पर इस R की वैल्यू अब क्या रहेगी, 0 या 0 से बड़ी, ये तो हमेशा रहेगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी ये तो हमेशा रहेगी, बाकी छोटी किससे रहेगी, इस b की वैल्यू से, और b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 4 है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब देखिए कि इस r के क्या क्या मान संभव है। r का मान एक तो 0 के बराबर हो सकता है, इसके आगे अगर मैं जाऊं तो 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन क्या 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इस r का मान इस 4 से लेस देन है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, केवल लेस देन है। तो यहाँ तक ये 4 r के मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं r बराबर 0 लेकर देखता हूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा। अब r बराबर 1 इसके अंदर रखकर देखते हैं तो a बराबर 4q + 1 हो जाएगा। फिर r बराबर 2 रखकर देखते हैं, a बराबर 4q + 2 हो जाएगा। फिर r बराबर लास्ट जो r की वैल्यू 3 है उसको रख के देखते हैं कि a बराबर 4q + 3। अब देखो क्वेश्चन के अंदर बोल हमें ये रहा है कि 4q + 1 या 4q + 3 ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है क्वेश्चन, क्यों कि यहाँ पर देखिए कि हमारे पास में r के 4 मान के लिए जो धनात्मक
पूर्णांक हमारे पास में प्राप्त हुए, हमें अभी यहाँ पर ये नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा सम है और कौन सा विषम है। कुल मिलाकर r के 4 मान के लिए ये a हमारे पास में 4 मान प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर सम कौन सा है और विषम कौन सा है। वही छोटी सी बात, जो पूरी तरह 2 से डिवाइड हो गया वो सम, जो नहीं हुआ वो विषम। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहली संख्या है 4 बटा, अगर मैं इसको 2 कर दूं, 2 से डिवाइड करके देखता हूं तो पूरी बार डिवाइड होता है, तो ये तो क्या है, एक सम संख्या है। लेकिन आगे चलता है कि 4 प्लस 1, अब इसके अंदर देखो कि ये पूरी बार डिवाइड नहीं होता 2 से, तो ये क्या रह जाएगा, एक विषम पूर्णांक रह जाएगा। आगे चलते हैं, 4 प्लस 2, अगर मैं इस पूरे के अंदर 2 कॉमन लेना चाहूं तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 प्लस 1 के रूप में बच जाएगा। अब देखो गुणा के अंदर सम संख्या है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब 2 से पूर्णतया विभाजित है, तो ये भी क्या रह जाएगा, एक प्रकार से सम पूर्णांक रहेगा। आगे की वैल्यू देखिए, यहाँ पर क्या है, a बराबर 4 प्लस 3, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वैल्यू क्या है, एक विषम पूर्णांक। तो जो बात हमें बोल रही है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 प्लस 1 और 4 प्लस 3 के रूप में होता है, और ये हमने देखा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 प्लस 1 और 4 प्लस 3 के रूप में होता है। बाकी जो 2 पूर्णांक हमें और प्राप्त हुए हैं, ये हमारे पास में सम पूर्णांक है। अब हम अगले उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, ये थोड़ा देखने के अंदर टफ लग रहा है, थोड़ा थ्योरी के अंदर भी बड़ा है, लेकिन हाँ, और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इन थ्योरी वाले क्वेश्चंस को देखते ही उनके क्या हो जाते हैं, दिमाग उनका खराब हो जाता है। लेकिन मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि सबसे जो इजी क्वेश्चन होते हैं वही क्या होते हैं, थ्योरी वाले। बस कंसेप्ट ऐसा है कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो और ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और पूछना क्या चाहता है, ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कहना, बाकी का जो एग्जामिनर होता है वो कुछ इसके अंदर थ्योरी एक्स्ट्रा उसके अंदर डाल देता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई सेंस भी नहीं है, ऐसी थ्योरी भी डालता है। लेकिन आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि थ्योरी का अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है तो वो कहना क्या चाह रहा है और पूछ क्या रहा है, ये 2 चीजें आपको पता है तो जिंदगी के अंदर कभी भी आपको ये थ्योरी वाले क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेंगे। तो देखो, देखने के अंदर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन है बहुत ही चीज, करके देखेंगे हम इसको। देखिए कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है। मैं यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि काजू की बर्फी कितनी है इसके पास में, काजू की बर्फी है 420 नग है इसके पास में, और 130 बादाम की बर्फी है। तो ये लो भाई, बादाम की बर्फी भी ले आओ। बादाम की बर्फी तो कम ही लाए हो लेकिन काफी है 130। चलो वही आगे चलते हैं। वह इनकी ऐसी डेयरिया बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये बर्फियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। अरे भाई, बेचारे ने नई दुकान खोली है और पहले किसी दुकान पे इसने देखा है कि भाई की दुकान के अंदर बर्फियों को ट्रे के अंदर या परात के अंदर किस प्रकार से सजा के रखते हैं, छोटी छोटी ढेरियों के अंदर। तो ये भी बोल रहा है कि मुझे भी क्या करना है, इन बर्फियों को परात के अंदर सजा के रखना है। तो चलो हम इसको बताएंगे कि तू कैसे सजाएगा, लेकिन इसको एक चीज का कंफ्यूजन है कि इन डेयरियों को मैं सजाना तो चाहता हूँ लेकिन प्रत्येक डेयरी समान दिखनी चाहिए। इसका मतलब उसके अंदर समान बर्फियां होनी चाहिए, ऐसे नहीं एक बड़ी एक छोटी हो जाए। तो इसको हम बताएंगे कि भाई तेरी परात के अंदर या तेरी ट्रे के अंदर कम से कम स्थान घेरेगा और सारी समान डेयरियां बनेगी। तो कैसे बनेगी, उस चीज को, उस कंसेप्ट को समझने के लिए छोटी सी बात यहाँ पर देखो। मैं इन संख्याओं को थोड़ा छोटा करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में ये भी बादाम की बर्फी है कितनी, 5, और ये काजू की बर्फी मान लीजिए ये काजू की बर्फी आ गई आपके पास में 20 काजू की बर्फी है। अब इनको ये टोटल कुल मिलाकर
या आप इसको मान लीजिए 8 बादाम की बर्फी है, तो आप क्या करोगे, कुल मिलाकर ये 28 बर्फियों को एक ट्रे के अंदर समान ढेरियों के अंदर रखना चाहते हो, तो कैसे रखोगे? क्या अब दो ही चीज निकलेगी इनकी, या तो हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाल ले या फिर एचसीएफ निकाल कर उसको बता दे कि तू इतनी इतनी रख दे। लेकिन एक हमारी मूर्खता हो जाएगी अगर हम इसको एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इन दोनों का एलसीएम तो क्या होगा, ये देखो 20, 5, 4 और 4, ये इसका हो गया 80। एलसीएम कितना हो गया इसका? 80 हो गया भाई। अरे बर्फिया तो हमारे पास में 28 ही है, तू 28 की जगह 80 की ढेरिया कहां से बनाएगा? ये तो देखो, तो ये तो हमारी मूर्खता रहेगी। तो कंसेप्ट को आप समझिए कि क्या करना है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या निकालना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिक से अधिक इन दोनों के अंदर, काजू और बादाम की बर्फियों के अंदर अधिक से अधिक कितनी कितनी बर्फियां दोनों के अंदर समान समान रखे, जितने नंबर इनको पूरी पूरी बार डिवाइड कर जाए। तो उस स्थिति के लिए तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो लेते हैं। तो ये हम क्या लेंगे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 4। तो देख लीजिए, 2 ढेरिया इसकी बन जाएगी और 4 के हिसाब से 5 ढेरिया इसकी बन जाएगी। समान बर्फिया है और ढेरिया भी क्या लग गई, समान समान ढेरिया इसके पास लग जाती। बस यही कंसेप्ट हमें इसके लिए लगाना है। ज्ञात क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पढ़ रहे हैं हम संख्या पद्धति, इसके अंदर हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि पढ़ी है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ ज्ञात करना है वो यूक्लिड विभाजन विधि से करना है। बात क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन को अब स्टार्ट करेंगे हम। देखो, क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इसको इतने टाइम में समझा कर चल जाता, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्या पता एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा दे, तो कहीं पर भी घुमाए भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी वाला देगा, हमें पहले वो चीजें लिख लीजिए, तो यहाँ पर दे रहा है और फिर देख लीजिए पूछ क्या रहा है, इतनी सी बात है। बाकी देखो, इसका एलसीएम हम किस प्रकार से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था हमारा इसी प्रकार का, जहां पर हमने क्या निकाला था, एचसीएफ निकाला था। तो किस प्रकार से निकालेंगे, प्रथम चरण से पहले हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्या 420, इस 420 को मैं लिख सकता हूं क्या कि 420 ग्रेटर देन 130। इसका मतलब ये है कि जो 420 है ये 130 से ज्यादा है। अब प्रथम चरण के अंदर हम क्या करेंगे, देखो इसको समझने के लिए हमने एक विधि और देखी थी, वो भी अगर आप करना चाहो तो इस प्रकार से आप कर सकते हो कि बड़ी संख्या के अंदर हम छोटी संख्या का भाग देंगे, और जहां तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये चरण इस प्रकार से आप रफ के अंदर करके देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है या नहीं। तो हम डायरेक्ट करते हैं कि प्रथम चरण के अंदर, और वही हमें विधि कौन सी लेनी है, a बराबर BQ प्लस R के रूप में। तो अब देखिए यहाँ पर इस 420 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 420 को मैं लिखने के लिए क्या करूंगा, इस B जिसका भाग देंगे उसको कितने से मल्टीप्लाई करें, क्या हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 13 3 39, ये देखो 390 बच गए कितने, 30। तो यहाँ पर ये देखो शेषफल के रूप में हमारे पास में 30 बच गए। तो इस 420 को हम लिख सकते हैं a बराबर b गुणा q प्लस r के रूप में, ये शेषफल आ गया। अब देखो कि यहाँ पर जो शेषफल है, चूंकि शेषफल बराबर 30 जो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस शेषफल के साथ में और इस भाजक के साथ में यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। तो जो द्वितीय चरण है हमारा, द्वितीय चरण, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 130 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, BQ प्लस R के रूप में। तो B क्या है यहाँ पर 30, तो 30 गुणा 4 ये हो गया 120, और शेषफल बच गया 10। फिर भी देखो ये जो मेरा शेषफल अब आया है, ये शेषफल है ये कितना है 10, जो भी 0 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस 10 के साथ में और इस भाजक 30 के साथ में यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये देखो तृतीय चरण में आ चुके हैं हम, तृतीय चरण। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा
3 प्लस 30 हो गया। अब इसका शेषफल कितना बचा, 0। तो यहाँ पर शेषफल कितना आया है हमारा, 0 शेषफल आया है। और 0 शेषफल किसकी वजह से आया है, किसका भाग देने पर आया है। ये देखो b की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 10। जब आप इस तरीके से करके देखोगे तब भी आपके पास में अंतिम छोर पर जब आप 10 का भाग दोगे ना तो शेषफल 0 आएगा। और जिस चीज का भाग देने पर, जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही क्या रहता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो अगर मैं यहाँ पर भी देखता हूँ कि 10-10 बर्फियों की ढेरिया लगाता है तो 42 ढेरी तो लगेगी काजू की बर्फियों की और 13 ढेरी लगेगी बादाम की बर्फियों की। तो समान बर्फियों की क्या लग जाएगी, ढेरिया लग जाएगी। हाँ तो दोस्तों अब हम स्टार्ट कर चुके हैं प्रश्नावली 1.1 और डायरेक्ट आप ये देख रहे होंगे कि सर ने तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्यों उठा लिया। अरे भाई मेरे साथ साथ आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है, क्यों? अरे मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़े जो मैंने बताए नहीं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, उसके अंदर हमें संख्याएं दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट आपके पास में अवेलेबल है। इन 3 पार्ट को आप ध्यान से देखिए, प्रत्येक पार्ट के अंदर 2-2 संख्याएं दे रखा है और बोल रखा है कि HCF ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। तो ये चीज आप भली बात ही कर सके। हमने 2-3 क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल के रूप में इसके किए हैं, जहां पर 2 संख्याओं के अंदर पहले हम देखते हैं कि कौन सी बड़ी है, फिर चरणबद्ध रूप से हम उनको सोल्व करते जाते हैं a बराबर BQ प्लस R के रूप में। और फिर जहां तक जिस भाजक का भाग देने के ऊपर शेषफल 0 प्राप्त होता है ना तो वो हो जाएगा HCF। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 3 किया है। बस यहाँ पर जो b की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6। एक बार थोड़ा सा हिंट आप ले सकते हो कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप के धनात्मक पूर्णांक कोई हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम मान लेंगे कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास में, तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R। और इनसे हमें पता चलता है कि b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 6 है। तो b की वैल्यू 6 के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस R। तो यहाँ से जो R की वैल्यू रहेगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी और छोटी किससे रहेगी, इस b वाली वैल्यू से, मतलब ये 6 से छोटी रहेगी। तो R की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे 6 नहीं, क्योंकि 6 तो इक्वल के अंदर नहीं है, 6 तो बड़ी रह गई। 6 से छोटी छोटी संख्याएं हमें लेनी है। तो अब R के 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज के ऊपर आप इस a का मान ज्ञात कर सकते हैं और समकोलक छाटिए, विषमकोलक छाटिए। और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि विषम ये वाली संख्याएं है क्या, तो बिल्कुल हम प्रूव कर देंगे अंत तक जाते हुए। तो यहाँ तक की बात क्लियर। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सेशन को लाइक करते हुए चलिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। किसी प्रकार की ऑडियो वीडियो के अंदर, क्वालिटी के अंदर किसी प्रकार की भी कोई समस्या आती है तो उसके बारे में आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, वो सॉल्यूशन हम आपके लिए करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पीरियड में, मैंने पहले ही बताया कि आप क्वेश्चन को बड़ा देखकर घबराया मत करो, बस क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या पूछ रहा है ये चीज देख लीजिए, छोटा हो जाएगा अपने आप क्वेश्चन। कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के रूप में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, अधिकतम संख्या। तो इस वर्ड से हमें पता चल जाता है कि इसका हमें हाईएस्ट, अधिकतम हाईएस्ट HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ देखा था जिसमें वो मिठाइयों वाला सिस्टम आया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए ये देख लीजिए कि सेना के सदस्य कितने हैं, ये है सेना के सदस्य हमारे पास में है 616, जबकि आर्मी बैंड के सदस्य कितने हैं, आर्मी बैंड के सदस्य है हमारे पास में
32 है। अब इन दोनों संख्याओं की अधिकतम ऐसी संख्याएं निकालनी है जिनके स्तंभ बनाकर इनकी परेड निकलवा सके। तो इनकी परेड निकलवाने के लिए हमें बराबर स्तंभों की आवश्यकता होती है। परेड एक सिस्टमेटिक स्तंभों के रूप में करवाई जाती है, आपने बहुत बार टीवी के ऊपर देखा होगा। तो यहाँ तक की बात है। अब इन दोनों का अधिकतम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमें पता चलता है कि 616 ग्रेटर देन 32। यहाँ तक की बात। अब देखो प्रथम चरण के अंदर हमारे पास में क्या है, प्रथम चरण के अंदर ये देखो 616, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, जो हमारे पास में a बराबर BQ प्लस R है, इस रूप में हमें लिखना है इस 616 को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस 616 को हम किस रूप के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो b तो हमारे पास में क्या है, 32 है। b क्या है, ये भाजक है, तो भाजक तो हमारे पास में 32 है। इस भाजक को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज आप देखिए कि जब इसको हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा ये देखो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 640, लेकिन हमें तो इससे कम रखना है या इसके बराबर आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितनी बार, 19 बार। तो ये देखो 32 को हमने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 19 दूना 38, 19 3 57 और 3 60, ये हो गया 608। अब देखिए यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, ये शेषफल हमारा बच गया 8। वही प्रयोग अब हमें इस 8 के साथ में और 32 के साथ में करना है, क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है हमारा 8 आया है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 8 और 32 के साथ में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि का उपयोग करेंगे। तो द्वितीय चरण हमारा क्या रहेगा, ये है द्वितीय चरण। इसमें अब हम लिखेंगे 32 बराबर, अब यहाँ पर b भाग किसका देंगे हम, 8 का। तो 8 गुना 4, 8 चौके 32 प्लस शेषफल कितना रह गया, 0 रह गया। और किस भाजक के ऊपर शेषफल 0 रहा, किस संख्या का भाग देने के ऊपर, b। अब हमारे पास में क्या था, 8, मतलब 8 से भाग देने पर ये संख्या हमारे पास में कितनी आई है, संख्या पूरी डिवाइड हो चुकी है और शेषफल के रूप में हमारे पास में 0 आया है। तो यहाँ पर जो इसका HCF रहेगा वो HCF कितना रहेगा, 8। तो अब जो सेना के सदस्य है ये 8 स्तंभों के रूप में पीछे लगकर, पीछे स्तंभों की लाइन बनाकर परेड कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आगे की जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर, ये बात तो बोलने की जरूरत है ही नहीं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आप अंत तक देख तक आए हैं, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।